हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसको हम कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है MEC, मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल सिंपल वर्ड्स में क्या है? सिंपल वर्ड्स में हम इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। जब भी कोई प्रोड्यूसर कहीं पे भी पैसा लगा रहा होता है तो उसके दिमाग में कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा के फला फला अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा। तो जो भी उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी है उसी को मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इट एम्प्लॉयज द इनकम रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट फ्रॉम द रिटर्न ऑफ एन रिटर्न ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल। अगर आपने अपना एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल लगाया तो उससे जो भी आपको कॉस्ट के ऊपर रिटर्न्स आए हैं, ठीक है, जो आने हैं अभी एक्सपेक्टेड आता है बेसिकली इसमें, उसे हम कहते हैं MEC। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट रेफर्स टू द रेट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम अ न्यू कैपिटल। कोई भी आप न्यू कैपिटल कहीं लगाने जा रहे हो, कोई मशीन है, कोई पैसा है, क्योंकि कैपिटल ब्रॉड टर्म है, तो कहीं पे भी आप न्यू कैपिटल लगाने जा रहे हो तो कॉस्ट के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट होगा एक्सपेक्टेड, उसको कहते हैं हम MEC। तो इन द वर्ड्स ऑफ डिलर्ड, डिलर्ड हुए हैं, काफ़ी बड़े प्रोफेसर हुए हैं और थिंकर हुए हैं इकोनॉमिस्ट के। द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैपिटल एसेट, कि किसी भी कैपिटल एसेट की क्या इज द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न ओवर द कॉस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एडिशनल और मार्जिनल यूनिट ऑफ दैट टाइप ऑफ एसेट। किसी भी कैपिटल एसेट में आप लगाने जा रहे हो अपना पैसा या फिर कोई एडिशनल कैपिटल खरीदना चाह रहे हो, तो उसकी जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी है उसे हम MEC कहते हैं। सॉरी, अब ये जो MEC है, MEC मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, ये किस पे डिपेंड करती है? इट इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड सप्लाई प्राइस। प्रोस्पेक्टिव यील्ड पे डिपेंड करती है और सप्लाई प्राइस पे डिपेंड करती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। स्मॉल m इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ठीक है। PY इज प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड SP इज सप्लाई प्राइस -1। तो बेसिकली इट इज क्या है? इट इज द nth रूट ऑफ प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइडेड बाय सप्लाई प्राइस -1। तो इस 1 को मैं अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी होता क्या है। फिर से, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी होता है कि जहाँ पे आपने अपना लास्ट कैपिटल डाला है या मार्जिनल कैपिटल डाल रहे हो, लास्ट कैपिटल, उसकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी क्या है ओवर एंड अबव द कॉस्ट। ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी सप्लाई प्राइस एंड प्रोस्पेक्टिव यील्ड पे डिपेंड करती है। अब ये सप्लाई प्राइस प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होती है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, इसी में थोड़ा लंबा नहीं खींचूंगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी या MEC क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक लेके आया हूँ। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के अंडर एक टॉपिक आता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड। प्रोस्पेक्टिव यील्ड को हम कहते हैं PY। तो ये प्रोस्पेक्टिव यील्ड सिंपल वर्ड्स में क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में मान लो आपने कोई मशीन खरीदी और वो 10 साल चली। अब जितने साल भी वो चली, उसका जो नेट एनुअल रिटर्न्स है, कॉस्ट के ऊपर जो रिटर्न्स आप कमा रहे हो, 10 सालों के टोटल कर लोगे तो उसे प्रोस्पेक्टिव यील्ड कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ प्रोस्पेक्टिव यील्ड इज इक्वल टू मेरी जो मशीन खरीदी हुई है या मेरी जो कैपिटल खरीदी हुई है उसका पहले साल का रिटर्न प्लस दूसरे साल का रिटर्न प्लस तीसरे साल का रिटर्न प्लस डॉट 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 डॉट, जब तक वो मेरी मशीन चली उस साल का रिटर्न, सबका टोटल कर लेंगे। रिटर्न इज ओवर एंड अबव द कॉस्ट, तो उस सबको टोटल कर लेंगे तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको टेक्निकल टर्म्स में पढ़ते हैं। प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ अ कैपिटल गुड मींस नेट इनकम विच इज अवेलेबल ड्यूरिंग फुल लाइफ ऑफ कैपिटल। जो भी वो कैपिटल या मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको फुल लाइफ में 10 साल चले, 15 साल चले, 5 साल चले, जितना भी वो चलती है, हर साल का जो उसका एनुअल रिटर्न है वो टोटल कर लोगे तो आपको प्रोस्पेक्टिव यील्ड मिल जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ एन एसेट इज द एग्रीगेट नेट रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एसेट ड्यूरिंग हिज होल लाइफ। तो उसको, जो भी एसेट है उसकी होल लाइफ में जितना भी आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं, ठीक है, उन सबको टोटल कर लेंगे। जैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया पहले साल का Q1, दूसरे साल का Q2, Q3 अप टू N ईयर्स का, इन सबको टोटल कर लेंगे तो आपके पास प्रोस्पेक्टिव यील्ड आ जाएगी। तो इसका जो टेक्निकल फार्मूला है वो तो ये है। ओहो, ये फार्मूला रब हो गया है। इसका जो टेक्निकल फार्मूला है वो मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ, बैक, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला इसका मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। प्रोस्पेक्टिव यील्ड इज इक्वल्स टू सप्लाई प्राइस इनटू 1 + M। तो PY प्रोस्पेक्टिव यील्ड हो गया, ठीक है। तो SP हो गया सप्लाई प्राइस और M हो गया मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब टेक्निकल टर्म्स में चलें तो किसी भी अगर
इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट में प्रोस्पेक्टिव यील्ड हाई है तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती रहेगी ना ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम। और अगर प्रोस्पेक्टिव यील्ड लो है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट उस प्रोजेक्ट में लो होगी। देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड इन्वेस्टमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लाने लगा हूँ कि सप्लाई प्राइस क्या होती है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के अंडर आता है सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस सिंपल वर्ड्स में क्या है, अगर मैं किसी को भी आम वर्ड्स में, नॉर्मल वर्ड्स में बताऊं तो सप्लाई प्राइस का मतलब होता है जो भी आप मशीन्स यूज़ कर रहे हो उसके टाइम टू टाइम रिपेयर वगैरह पे जो खर्चा आता है उसे हम सप्लाई प्राइस कहते हैं। और कई लोग कहते हैं कि अगर उस मशीन को रिप्लेस भी करना पड़ रहा है, कोई नया कैपिटल भी लाना पड़ रहा है, तो उसको भी वो सप्लाई प्राइस में जोड़ देते हैं। तो सप्लाई प्राइस में सिंपल वर्ड्स में क्या हुआ, सप्लाई प्राइस हुआ जो भी आप एग्जिस्टिंग कैपिटल यूज कर रहे हैं उसका मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा, डेप्रिसिएशन का खर्चा, या फिर उसको पूरा का पूरा रिप्लेस करने का खर्चा। तो सिंपल वर्ड्स में चलिए इसको देखते हैं कि सप्लाई प्राइस इज नॉट, सप्लाई प्राइस क्या है, सप्लाई प्राइस इज नॉट द सप्लाई प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल एसेट। कई लोग कहते हैं सप्लाई प्राइस मतलब किसी भी कैपिटल को सप्लाई करने का प्राइस, वो प्राइस नहीं होता। इट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू एसेट ऑफ दैट काइंड। मतलब या तो न्यू एसेट लाया जाए, मतलब मशीन खराब होगी उसके बदले हम नई मशीन लाएं, या फिर सप्लाई प्राइस ऑफ एन एसेट इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि उस मशीन में जो रिप्लेस कर रहे हैं हम, या तो फुली रिप्लेस कर रहे हैं या फिर पार्शली रिप्लेस कर रहे हैं या फिर उसको डेप्रिसिएशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम सप्लाई प्राइस कहते हैं। तो सप्लाई प्राइस का जो फॉर्मूला है इट इज, सप्लाई प्राइस का जो फॉर्मूला है इट इज प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइडेड बाय 1 + m। प्रोस्पेक्टिव यील्ड मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्या होता है, और 1 तो 1 ही होगा, +m मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब आप दिमाग से सोचें, जहां पे भी सप्लाई प्राइस हाई होगा उसमें क्या होगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी। तो कोई भी ऐसी मशीन या कैपिटल जिसमें आपको लगे रिपेयर का खर्चा सर पे खड़ा हो जाएगा, या रिपेयर का खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, या ये कम चलेगी और हमारा मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, उस केस में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स गिर सकते हैं, ठीक है। और अगर सप्लाई प्राइस आपकी कम है तो आप की मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी और इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी हाई हो जाएंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ टोयोटा। जब भी कोई टैक्सी चलाने वाले हैं वो ज़्यादातर टोयोटा की जो कोरोला है या फिर ऐसी गाड़ियाँ हैं उनको प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है, उनकी जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो कम है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप कोई ऐसी गाड़ी लोगे जिनका मेंटेनेंस का खर्चा ही बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल जर्मन कार्स चलाने में तो बहुत मज़ा आता है, मगर वो खून पीती हैं इंसान का, ठीक है, स्पेयर पार्ट नहीं मिलते और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है उसके अंदर। और अगर स्पेयर पार्ट मिल भी जाते हैं तो 10-10 दिन के बाद मिलेंगे और गाड़ी 10-10 दिन तक वो एजेंसी में ही खड़ी रहती है। तो ऐसी कैपिटल गुड्स हैं उनको लोग प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि मर्सिडीज कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड हो सकता है फॉर टैक्सी ड्राइवर, ठीक है ना, हमारे लिए तो वो कंज्यूमर गुड है अगर हम खरीदते हैं तो कहने की बात ये है कि जहाँ पे खर्चा कम से कम होगा, मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन कम से कम होगी, उसी पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हाई रहेंगे एंड वाइस वर्सा। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अभी मैंने इसके अगला टॉपिक नहीं बनाया है, इसका अगला टॉपिक आएगा फैक्टर्स इफेक्टिंग एमईसी, कैसे कौन सी चीज़ें हैं जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को असर डालती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कॉजेज ऑफ डिक्लाइन इन एमईसी। एमईसी मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्यों गिरती है, उसके गिरने के कारण क्या हैं वो हम आज करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे प्रोड्यूसर अपना माल बेचता है, वो प्राइस में गिरावट आना क्यों। चलिए शुरू करते हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट। जब भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। किसी भी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके प्राइसेस गिर जाते हैं, और जब भी प्राइसेस गिरेंगे तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी ही, ठीक है। तो सेकंड रीज़न है इसका इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब भी इन्वेस्टमेंट ऑन अ पर्टिकुलर गुड ज़्यादा होती है, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर गुड में आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, पर्टिकुलर जगह पे गुड को प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, तो डिमांड फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैपिटल एसेट इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर आपने किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री में अगर आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है तो उस फैक्ट्री के लिए जो भी मशीनें चाहिए उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जैसे उनकी डिमांड बढ़ेगी तो उन कैपिटल एसेट्स का मतलब मशीनों का प्राइसेस बढ़ जाएगा। जब प्राइस बढ़ जाएगा तो आपकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी इस वजह से भी गिर सकती है। नेक्स्ट आ जाता है डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या होता है,
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी कहता है कि जैसे जैसे आप नए नए एसेट्स लगाते हो या नई नई मशीनें लगाते हो तो हर एक एडिशनल मशीन पहले से कम एफिशिएंसी से काम करती है। तो जैसे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था ना कि जैसे जैसे खाते रहोगे वैसे वैसे ईच सक्सेसिव यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी गिरती रहेगी, वही वाला ये लॉ है कि जैसे जैसे आप नई नई मशीनें लगाते रहोगे ईच एंड एवरी सक्सेसिव मशीन से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो पहले से कम कम होती रहेगी। तो इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक मे ट्रिगर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ड्यू टू विच एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल इज फॉलोड बाय डिमिनिशिंग फिजिकल प्रोडक्शन, हैंस एमईसी फॉल्स। तो अगर हर नई मशीन लाने से प्रोडक्टिविटी कम होएगी तो एमईसी मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी तो आपकी गिरेगी। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है एमईसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लाया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग एमईसी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को कौन सी चीज़ें असर डालती हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म फैक्टर्स। शॉर्ट टर्म फैक्टर्स में फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है साइज ऑफ मार्केट। तो बहुत सिंपल है, इफ द साइज ऑफ मार्केट इज लार्ज, प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिमांड फॉर द गुड्स शुड बी हाई। हाई डिमांड है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन एमईसी। तो जितना ज़्यादा साइज ऑफ मार्केट होगा उतना आज की डिमांड और फ्यूचर की डिमांड ज़्यादा होगी। अगर किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी ना वहाँ पे। तो अगर साइज ऑफ मार्केट लार्ज होगा तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। सेकेंड पॉइंट आ जाता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कंसर्निंग कॉस्ट एंड प्राइस। ये तो बहुत आसान है। इफ़ कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू राइज, अगर आपको या प्रोड्यूसर को लगता है कि उनके खर्चे या फिर उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उनकी एमईसी गिर जाएगी, क्योंकि एमईसी क्या होता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर किसी भी प्रोड्यूसर को लगता है कि उसकी कॉस्ट बढ़ रही है तो उसकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो रही है तो उसकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड, इफ द प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज, अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि जो चीज़ वो बना रहा है उसकी कीमतों में बढ़ावा आ रहा है या इजाफा आ रहा है, देन एमईसी विल बी मोर एट वाइस वर्सा। अगर उसे लगता है कि जो वो चीज़ बना रहा है उसकी कीमतें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं तो उसकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सिंपल वर्ड्स में किसी को समझाना है कि आप अपनी तनख्वाह का कितना हिस्सा खर्च करते हैं। ठीक है, इसमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सॉरी बोल बोल के गला बैठ जाता है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दोनों आ जाते हैं, मगर वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो मैं पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे सिंपली ये डिस्कस करेंगे इफ़ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम राइज, अगर आप अपनी तनख्वाह का ज़्यादा हिस्सा खर्च करते हैं, इसका मतलब है कि डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। डिमांड फॉर गुड्स टेंड्स टू राइज रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन एमईसी, और जब भी डिमांड बढ़ती है तो एमईसी बढ़ती है एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर की एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगी। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजी ऑफ द एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर की साइकोलॉजी क्या है, ये भी एमईसी को असर डालती है। इफ़ द मार्केट इज डोमिनेटेड बाय बुल्स, अगर मार्केट में बुल्स का डोमिनेशन है, बुल्स वो लोग होते हैं जो मार्केट को चढ़ा देते हैं, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी मतलब एमईसी हाई होगी। इफ़ द मार्केट इज डोमिनेटेड बाय बियर्स, बियर्स वो लोग होते हैं जो निराशावादी होते हैं, जो मार्केट को गिराते हैं। शेयर मार्केट में बुल्स एंड बियर्स ज़्यादातर यूज़ होता है। अगर मार्केट इज़ डोमिनेटेड बाय बियर्स तो वो मार्केट को गिराना चाहेंगे और मार्केट गिर जाएगी और एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी लो रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है लेवल ऑफ इनकम, कि आपकी इनकम का लेवल क्या है। अगर किसी की भी इनकम ज़्यादा होगी वो कंजम्पशन हाई करेगा, ज़्यादा करेगा, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी मतलब एमईसी भी ज़्यादा होगी। और अगर इनकम कम है, कंजम्पशन कम करेगा तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। नेक्स्ट आ जाता है टैक्स पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज करती है तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी। जैसे गवर्नमेंट कभी किसी पे जीएसटी कितना लगा देती है और जब भी जीएसटी बढ़ाती है तो उसकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर टैक्सेस कम करती है किसी पे तो उस बिजनेस की एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉन्ग टर्म फैक्टर्स। इसमें पहला पॉइंट है पॉपुलेशन साइज। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। और अगर पॉपुलेशन कम है तो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड कम होगी मार्केट में और एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी। नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ इकोनॉमी। अगर तो इकोनॉमी कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म अगर करता है या कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, तो कैपिटलिस्ट इकॉनमी हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी या एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मानी जाती है, तो इस केस में एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर सोशलिज्म है, सब कुछ सरकारी है, तो कोई प्राइवेट सेक्टर आके अपना काम तो करेगा नहीं, तो उस केस में एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी लो होगी, क्योंकि सोशलिज्म तो वेलफेयर के लिए जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं जाता कभी भी। नेक्स्ट आ जाती है इनोवेशंस। ये भी बहुत सिंपल है।
जहाँ जहाँ ज़्यादा इनोवेशंस होंगी, नई नई इन्वेंशन डिस्कवरीज होंगी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी हाई होएगी। ऑन द अदर हैंड अगर इनोवेशंस कम होंगी, इसको मैं थोड़ा पेन को चेंज कर लेता हूँ, अगर इनोवेशंस कम होंगी उतना ही एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी डाउन रहेगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड। अगर ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है एक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मिलाना, मतलब ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस खत्म करना। तो ट्रेड बढ़ेगा तो एमईसी तो अपने आप ही बढ़ेगी। ऑन द अदर हैंड अगर रिस्ट्रिक्शंस है या क्लोज्ड इकोनॉमी टाइप है तो बाहर का ट्रेड तो बंद ही हो गया एक टाइप का या कम हो गया, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक मैंने कराना है कॉजेज ऑफ डिक्लाइन इन एमईसी। तो टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एमईसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और इसमें क्या रिलेशन है वो चीज़ डिस्कस करेंगे। एमईसी तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एमईसी होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी आप कोई लोन्स वगैरह लेने जाते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है। प्लस हम ये भी कह सकते हैं कि एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट, मगर उसकी इसमें बात नहीं होगी, लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, एवरी इन्वेस्टर while making new investment compares MEC with rate of interest। हर एक इन्वेस्टर जब भी कोई नई इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी मतलब एमईसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करने की पूरी कोशिश भी करता है और करता भी है। ठीक है, तो इसमें 3 सिचुएशंस हैं। इफ एमईसी इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब दिमाग से सोचो, आपने बैंक से लोन लेना है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो 8 to 10% लगा लेते हैं, और आपकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी है 20%। एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट विल बी मेड। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी बराबर है तो वो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, मतलब आप वहाँ रुक जाओगे कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, रुक ही जाओ। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आपकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी कम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप कहोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना 10% और इस प्रोजेक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी है 5%, तो इसको तो करके फ़ायदा ही नहीं है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करोगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको इसको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो मैंने ये डायग्राम बना दिया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ एमईसी का। एमईसी हमेशा नीचे गिरती है। ये अगर आपको नहीं पता कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी क्यों नीचे गिरती है तो ये जो मैंने पिछला टॉपिक अभी पिछली वीडियो बनाई है वो आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कॉजेज ऑफ डिक्लाइन इन एमईसी। तो ये एमईसी गिरती रहती है, तो जब एमईसी गिरती है ये दोनों कर्व्स आपस में ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो ई पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, इसको मैं डॉटेड लाइन लगा लेता हूँ, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इसके ऊपर एमईसी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम इस सिचुएशन में देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है और एमईसी कम है तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और अगर इस सिचुएशन में देखें तो एमईसी इज़ ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, इस सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट होगी और इस सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि रिलेशनशिप क्या है इन दोनों के बीच में। तो ये था इसका डायग्राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है सेकुलर स्टैग्नेशन। अब ये सेकुलर स्टैग्नेशन क्या होती है ये मैं बहुत आसान से फटाफट से ख़त्म कर दूंगा। सेकुलर स्टैग्नेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें अगर लॉन्ग रन में एमईसी मतलब अगर आपकी लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाए तो इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट करना बंद कर देता है और उस सिचुएशन में इकोनॉमी नीचे को गिरनी शुरू हो जाती है, उसको सेकुलर स्टैग्नेशन कहते हैं। तो इसको थोड़े सिंपल वर्ड्स में डिस्कस करते हैं। तो इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देयर इज अ टेंडेंसी फॉर एमईसी, क्या टेंडेंसी है फॉर एमईसी टू फॉल इन द लॉन्ग रन। तो 2 इकोनॉमिस्ट हुए मायर एंड बाल्डविन, उन्होंने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। वो कहते हैं सेकुलर स्टैग्नेशन रेफर्स टू द स्टेज ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इन विच नेट सेविंग्स टेंड्स टू एक्सीड द नेट इन्वेस्टमेंट। तो ये कहते हैं कि जो सेविंग्स हैं अगर इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाएंगी, लोग सेव ज़्यादा करेंगे और इन्वेस्टमेंट कम होगी इकोनॉमी में एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, कंसिक्वेंटली देर इज़ अ टेंडेंसी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इस सिचुएशन में ज़्यादा लोग सेविंग कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कम लोग कर रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस आया तो इसके बाद लोगों ने खर्चे करने कम कर दिए, सेविंग्स बढ़ा दी कि फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इकॉनमी थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है। ऑल दो बढ़ भी रही है, इतना बुरा हाल नहीं है, मगर लोगों ने सेविंग्स करनी पहले से ज़्यादा शुरू कर दी है। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट in case of developed
capitalist economies, in long run savings exceeds the investment and supply exceeds the डिमांड। अगर सेविंग्स ज़्यादा करेंगे और इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, या लोग खर्चा कम करेंगे और इन्वेस्टमेंट भी इकॉनमी में कम आ रही है, जिससे इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट जनरेट नहीं हो पा रही, और लोगों की जिनकी हो पा रही है वो सेविंग्स कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कोई कर नहीं रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर सप्लाई ज़्यादा है मार्केट में और डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो एक सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पे ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन अराइजेज। ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ सेकुलर स्टेग्नेशन। ये सारी चीज़ें जो है वो ये बताती हैं कि जो इकोनॉमी है उसमें स्टेग्नेशन आई जा रही है, सेकुलर स्टेग्नेशन इसको कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।